आज हम पढ़ रहे हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में फोर्थ अपनी यूनिट है पार्ट प्रोग्रामिंग। हमने शुरू की थी पार्ट प्रोग्रामिंग, तो हमने पार्ट के बारे में बात की थी। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट क्या होते हैं। हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज के इस लेक्चर में वो है कैनेट साइकिल। कि कैनेट साइकिल क्या होता है, तो कैनेट साइकिल क्या है, ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है जो कि सिस्टम की मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर होता है। कैनेट साइकिल में हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का है जो कि बिल्टअप होती है या फिर स्टोर होती है कहां पे, जो सिस्टम की मेमोरी होती है, सिस्टम का जो स्टोरेज होती है वहां पे क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है जो क्या क्या स्टोर किया होता है सिस्टम के अंदर। इसका काम क्या होता है कैनेट साइकिल का, इसका काम होता है एक फिक्स सीक्वेंस में, कि हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है पार्ट प्रोग्रामिंग का, फिक्स सीक्वेंस। उसी सीक्वेंस में ऑपरेशंस को क्या करना, उस कमांड्स को क्या करना, अप्लाई करना, यानी कि फॉलो करना। हमारा मान लीजिए सीक्वेंस बना हुआ है कि हमने एक नंबर पे ये ऑपरेशन करना, दूसरे पे ये करना, तीसरे पे ये करना, तो कैनेट साइकिल क्या करेगा, उसी साइकिल को फॉलो करवाएगा कि सीक्वेंस वाइज जो भी काम होगा वो जो फिक्स सीक्वेंस बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। इसके अलावा इसका यूज क्या करते हैं, ये जो हम कैनेट साइकिल यूज करते हैं जब हम ऑपरेशन के दौरान, तो ये क्या करता है, जो टाइमिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग टाइमिंग होती है, हमने प्रोग्राम का टाइम सेटअप करना है, उस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। हम एफर्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, उस एफर्ट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है कैनेट साइकिल। तो एक बार देख लो फिर से, कैनेट साइकिल क्या होता है, कैनेट साइकिल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप है इंस्ट्रक्शंस का जो कि स्टोर होती है। कहां पे स्टोर होती है, जो हमारा सिस्टम होगा, जो हमारी मशीन होगी, जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, ग्रुप होगा किसका, इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि कमांड्स का ग्रुप होगा जो क्या करवाएगा, परफॉर्म करेगा एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ जो भी ऑपरेशंस है, एक फिक्स सीक्वेंस में ऑपरेशंस को क्या करवाएगा, परफॉर्म करवाएगा। ये क्या करता है, जो भी हमारे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन में हम इसका वाइडली यूज करते हैं कैनेट साइकिल का। हम आजकल के जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं सीएनसी मशीन पे, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, जो प्रोग्रामिंग का टाइम और एफर्ट होती है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देता है कैनेट साइकिल। तो क्या लिखेंगे, it is a set of instructions, it is a set of instructions stored in the system, कि जो हमारे सिस्टम की मेमोरी है वहां पे ये क्या होगा, स्टोर होगा। यानी कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है जो कि स्टोर होती है। कहां पे स्टोर होती है इंस्ट्रक्शंस, हमारे सिस्टम की जो मेमोरी होगी वहां पे स्टोर होगी। किस लिए स्टोर होगी, टू परफॉर्म द फिक्स सीक्वेंस, ठीक है, फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। जो फिक्स सीक्वेंस है हमारे ऑपरेशंस के, ऑपरेशंस का क्या बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है जो कि फिक्स है। उन ऑपरेशंस को करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं जो कि स्टोर होती है सिस्टम मेमोरी के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं कैनेट साइकिल। उसके बाद ये क्या करता है, इट आल्सो रिड्यूस प्रोग्रामिंग टाइम एंड एफर्ट। कि प्रोग्रामिंग करने पर जो हम टाइमिंग खर्च कर रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट को भी कैनेट साइकिल क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है। इसको हम एड्रेस कैसे करते हैं, हम इसको लिखते हैं जी कोड से। जो कैनेट साइकिल होता है ना, कैनेट साइकिल को हम लिखते हैं जी कोड से। हम इसको जी कोड से डिनोट करते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फिर से देखो, कैनेट साइकिल क्या है, एक ग्रुप है। कैनेट साइकिल क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है जो कि सिस्टम की मेमोरी होगी उसके अंदर बिल्टअप होगा या फिर स्टोर होगा, जिसका काम क्या होगा,
कि एक फिक्स सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशंस हैं, उन सीक्वेंस में बने हुए ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना किसका काम होगा? कैनेट साइकिल का काम होगा। कि ये एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है जो कि हमारी सिस्टम मेमोरी के अंदर स्टोर होती है इंस्ट्रक्शंस। इसका काम क्या है? परफॉर्म करवाना। किसको परफॉर्म करवाना? फिक्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशंस का एक फिक्स सीक्वेंस बना हुआ है, उसी सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना कैनेट साइकिल का काम है। इसके अलावा इट इज आल्सो रिड्यूस प्रोग्रामिंग टाइम एंड एफर्ट, कि जो हम प्रोग्रामिंग पे टाइम लगा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने में एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट को भी कैनेट साइकिल क्या कर देता है? कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, रैपिडली मशीनिंग ऑपरेशन करने हैं, रिपीटेटिव बार-बार ऑपरेशन करने हैं, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? कैनेट साइकिल का यूज करते हैं। इसके अलावा इसको हम एड्रेस कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम पहचानते कैसे हैं? ये हम कोड स्टोर करते हैं जी कोड से, ठीक है। कैनेट साइकिल को जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करते हैं तो किस कोड से करते हैं? जी कोड से। तो ये हमारा है कैनेट साइकिल, ये हमारा क्या होगा? कैनेट साइकिल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब रूटीन्स, कि सब रूटीन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब रूटीन की। ठीक है, सब रूटीन्स क्या होती है। ठीक है, सब रूटीन्स, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, SU, ठीक है, सब रूटीन्स, सॉरी, ठीक है, SUBROUTINES, सब रूटीन्स। कि सब रूटीन्स क्या होती है? तो सब रूटीन क्या है? यानी कि सब, यानी कि एक सब प्रोग्राम है। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग का एक सब प्रोग्राम, यानी कि एक छोटा हिस्सा। जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम एक अलग से प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को सब प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। तो क्या है? इट इज अ सब प्रोग्राम टू विच द कंट्रोल में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। कि सब रूटीन क्या है? एक सब प्रोग्राम होता है जो कि कंट्रोल किससे होती है? जो कि कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है किससे? मेन प्रोग्राम से। मतलब जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, मेन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है सब रूटीन, जिसको हम सब प्रोग्राम भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? इट इज ए सब प्रोग्राम टू विच द कंट्रोल में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। कि हमारा मेन प्रोग्राम है, सब रूटीन क्या करेगा? कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा किसको? मेन प्रोग्राम को। इट इज ए पावरफुल टाइम सेविंग टेक्निक। जो हमारी सब रूटीन होती है, ये एक तरह से, जैसे हमने कैनेट साइकिल में पढ़ा था कि वो भी क्या थी? प्रोग्रामिंग टाइम और एफर्ट को कम करती थी। सेम सब रूटीन भी क्या होती है? जो हमारा टाइमिंग एफर्ट होता है, जो हमारी टाइमिंग होती है, उसको कम कर देती है। यानी कि इट इज ए पावरफुल टाइम सेविंग टेक्निक। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? टाइम सेव को कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्षमता होती है सब रूटीन्स के अंदर कि हमारे जो प्रोग्राम बने हुए हैं फिक्स ब्लॉक में, सीक्वेंस में प्रोग्राम बने हुए हैं, उन प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि उनको बार बार परफॉर्म करवाने के लिए, उन बार बार ऑपरेशन को करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर देते हैं? सब रूटीन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम और कितनी ही नंबर टाइम, यानी हम इस सब रूटीन को कितनी भी बार कर सकते हैं, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, जब चाहे किसी भी टाइम पे हम सब रूटीन का यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है? इट इज ए सब प्रोग्राम। सब रूटीन क्या है? इट इज ए सब प्रोग्राम। ये क्या है? एक सब प्रोग्राम है जो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल्स को मेन प्रोग्राम से। ठीक है, इट इज ए सब प्रोग्राम टू विच द कंट्रोल में बी, to which the control may be, to which the control may be transferred from a main program, transferred, ठीक है, transferred from a main program, It is a
टाइम सेविंग टेक्निक, इट इज ए टाइम सेविंग टेक्निक। कि क्या है, ये टाइम सेविंग टेक्निक है और इसका हम कहीं पर भी किसी भी समय पे क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो सब रूटीन में मतलब पता लगा कि इट इज ए सब प्रोग्राम, ये एक सब प्रोग्राम है टू विच द कंट्रोल, जिसके अंदर कंट्रोल हम ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। कि मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम से हम ट्रांसफर करवा लेते हैं जो कंट्रोल होता है सब प्रोग्राम को। किसको? सब प्रोग्राम। मान लीजिए जैसे हम क्लास में बोलते थे कि हमारी क्या है, एक बड़ा प्रोग्राम है जो क्या है, सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक मेन प्रोग्राम है, ये हमारा कौन सा है, मेन प्रोग्राम है। इसने क्या किया हुआ है, सब चीज को क्या किया है, कंट्रोल किया गया है। लेकिन जब इसके पास वर्डन ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, एक सब प्रोग्राम बना देता है, यानी कि एक छोटा प्रोग्राम बना देता है जिसके पास भी क्या हो जाते हैं, कुछ कंट्रोल्स, कुछ अथॉरिटीज हो जाती है, कुछ रूल्स होते हैं। तो वही चीज हमने इसमें लिखा है कि इट इज अ सब प्रोग्राम, कि एक सब प्रोग्राम होता है टू व्हिच कंट्रोल में भी ट्रांसफर फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। कि कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो क्या करता है, सब प्रोग्राम। वैसे तो मेन प्रोग्राम करेगा लेकिन कुछ कंट्रोल्स को कौन करेगा, सब प्रोग्राम। जो हमारे ऑपरेशंस है, सीक्वेंस कमांड्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम सब प्रोग्राम का भी यूज कर लेंगे, यानी कि सब रूटीन का। उसके बाद हमने लिखा कि इट इज अ टाइम सेविंग टेक्निक, कि जो सब रूटीन होती है ये एक टाइम सेविंग टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ये प्रोग्रामिंग की जो टाइम और एफर्ट होती है उसको भी क्या कर देती है, कम कर देती है। इसके अलावा सब रूटीन का हम यूज करते हैं जो हमारा फिक्स सीक्वेंस में ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सब रूटीन का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे फिक्स सीक्वेंस में प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करवाने में भी हम किसका यूज करते हैं, सब रूटीन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ कि सब रूटीन में भी कॉल एनी टाइम रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि हम जो सब रूटीन है इसको एनी टाइम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, कि एनी टाइम साइकिल भी बोल सकते हैं, कि किसी भी टाइम हम सब रूटीन का यूज प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हैं। तो समझ में आया प्रोग्रामिंग क्या है, सब रूटीन क्या है। सब रूटीन एक सब प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है, किससे करता है, मेन प्रोग्राम से। जो मेन प्रोग्राम है उसके द्वारा कंट्रोल करता है, एक सब प्रोग्राम होता है, टाइम सेविंग टेक्निक होती है सब रूटीन। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो फिक्स्ड सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, सब रूटीन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डू लूप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डू लूप क्या होती है, डू लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी ये डेफिनेशंस है, टर्म्स है जिनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, डू लूप्स, ठीक है, DO लूप्स, LOOPS डू लूप्स। कि डू लूप्स क्या होती है, तो ये क्या है, ये हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज हम करते हैं जो भी हमारे टर्निंग या फिर मैटिंग ऑपरेशन होते हैं। डू लूप का यूज हम प्रोग्रामिंग के अंदर CNC मशीनों के अंदर हम करते हैं जब भी हमने टर्निंग या फिर मैटिंग के कोई ऑपरेशन करने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं, डू लूप का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, डू लूप्स के अंदर ऐसी योग्यता होती है कि ये हमारे प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो क्या कर सकता है, जंप बैक कर सकता है टू द अर्लियर जॉब, यानी कि जो पहले के पार्ट प्रोग्रामिंग है, जैसे हमने प्रोग्रामिंग की हुई है एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो डू लूप का अगर यूज करेंगे तो ये इंस्ट्रक्टर को जो हमारा प्रोग्रामिंग है कर रहा है उसको क्या करता है, एबिलिटी देता है, इतने कंट्रोल देता है कि वो जंप कर सकता है, यानी कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन पे क्या कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। यानी कि अगर वो बैक आना चाहे तो बैक आ सकता है, आगे जाना चाहे तो आगे जा सकता है। कि जैसे क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर, हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर टर्निंग एंड मैटिंग ऑपरेशन। डू लूप का यूज कहां पे होता है, इट इज यूज्ड फॉर टर्निंग एंड मैटिंग ऑपरेशन, टर्निंग एंड मैटिंग ऑपरेशन, मैटिंग, ठीक है, मैटिंग ऑपरेशन, जो भी टर्निंग और मैटिंग के ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाने में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डू लूप्स का यूज करते हैं। इसके अलावा द एबिलिटी टू राइट द प्रोग्राम विथ डू लूप enable the programmer to instruct
द कंट्रोल यूनिट टू जंप बैक टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग। कि अगर हम डू लूप का यूज करते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम डू लूप का यूज करते हैं तो ये हमारे प्रोग्रामर को इतनी इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब इतनी उसको आजादी दे देता है कि वो आसानी के साथ क्या कर सकता है, जंप बैक कर सकता है टू द अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग पे। क्या कर सकता है, जंप बैक। क्या कर सकता है, जंप बैक। हम क्या लिख देंगे, द कंट्रोल यूनिट टू जंप बैक, द कंट्रोल यूनिट टू जंप बैक। क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, जंप बैक टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग, टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग। कि जो अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग है वहां से क्या कर सकता है, ये जंप बैक कर सकता है। क्या कर सकता है, जंप बैक कर सकता है। ठीक है, अर्लियर बैक प्रोग्रामिंग। तो डू लूप में बस यही होगा। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस जो सिंबल होते हैं जिसके हिसाब से हम इसको चलाते हैं, कि कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे स्टार्ट ऑफ द लूप, कि सबसे पहले लूप स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट ऑफ द लूप, स्टार्ट ऑफ द लूप। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है नंबर ऑफ रिपीट ऑफ द लूप, की जो लूप है वो कितनी बार रिपीट होगी, नंबर ऑफ द रिपीट ऑफ लूप कितनी बार रिपीट होगी। उसके बाद लास्ट एंड कब होगी, एंड ऑफ द लूप। लास्ट है एंड ऑफ द लूप, एंड ऑफ द लूप। ये क्या है, ये कुछ क्या है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल या कोड की फॉर्म में या सिंबल में, ये हमें इंफॉर्मेशन दे होगी डू लूप के अंदर जब हम क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखो पार्ट प्रोग्रामिंग यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग में डू लूप्स में हमने क्या बात की कि इट इज यूज्ड फॉर टर्निंग एंड मैटिंग ऑपरेशन, कि डू लूप का यूज हम टर्निंग और मैटिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा द एबिलिटी टू राइट प्रोग्राम, कि जब हम प्रोग्राम करते हैं विद डू लूप, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं डू लूप के साथ, तो वो प्रोग्राम को प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्ट करता है। क्या इंस्ट्रक्ट करता है, टू कंट्रोल यूनिट टू जंप बैक टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग, कि जब भी हम डू लूप का यूज करेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मतलब हमारा प्रोग्रामर जो होगा वो क्या कर सकता है, जंप बैक कर सकता है। अगर कंट्रोल यूनिट है तो वो उसको क्या करवा सकता है, जंप बैक करवा सकता है टू अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग। अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग से जंप बैक यानी कि पीछे आ सकता है, दूसरे प्रोग्राम पे जा सकता है, दूसरे प्रोग्राम जो ऑपरेशन है उसको चेक कर सकता है। तो वही चीज इसमें है कि कंट्रोल यूनिट टू जंप बैक टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशंस होती है जो सिंबल्स और कोड्स की फॉर्म में दी होती है, जो कि हमें जरूरी होती है डू लूप जब हम पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। कि स्टार्ट ऑफ द लूप, हमारी लूप स्टार्ट कब होगी, नंबर ऑफ द रिपीटेड लूप कितनी बार रिपीट होगी, एंड ऑफ द लूप खत्म कब होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लूप के बारे में, डू लूप के बारे में, यूज किस में करते हैं, टर्निंग और मैटिंग ऑपरेशन में। कंट्रोल यूनिट होता है जंप बैक टू एन अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग, कि अर्लियर पार्ट प्रोग्रामिंग पे वापस आने के लिए, जंप बैक करने के लिए ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशंस होती है। ठीक है, जो कि जरूरी होती है डू लूप पार्ट प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टूल ऑफसेट के बारे में। अब हम बात करेंगे टूल ऑफसेट के बारे में। ठीक है, टूल ऑफसेट, टूल ऑफसेट, कि टूल ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट यानी कि जहां पे हमारा सेंटर है, सेंटर से अलग ऑफसेट करना। तो क्या है, द वर्ड ऑफसेट रेफर टू द अलाउंस मेड बाय द सीएनसी मशीन फॉर द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द टूल टू कट द जॉब। ये क्या है कि ऑफसेट का मतलब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, रेफर टू द अलाउंस, कि हमने क्या दिया है, अलाउंस दिया है। अलाउंस यानी कि क्या होता है, थोड़ा सा माइनर सा क्या होता है, गैप होता है अलाउंस का। क्या है, ये गैप है जो हम सीएनसी मशीन में देते हैं, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द टूल टू कट द जॉब, ताकि हमारा टूल आसानी के साथ जॉब को कट कर सके। जॉब और टूल के बीच में क्या हम प्रोवाइड करवाते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं जब भी हम सीएनसी मशीन पे प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑफसेट करते हैं। तो
क्या होता है, जब भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कट। जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमेशा कैसे करते हैं, सेंटर पॉइंट। हम क्या देखते हैं, हम सेंटर पॉइंट देखते हैं। किसका सेंटर पॉइंट देखते हैं, जिस वर्कपीस पे हमने क्या करना है, कट करना है। इफ द ऑफसेट वैल्यू ऑफ टूल इज नॉट सेट, द टूल विल मूव अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट। कि अगर हमने सीएनसी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमने प्रोग्रामिंग में ऑफसेट वैल्यू, जो टूल की ऑफसेट वैल्यू है, उसको हमने सेट नहीं किया, तो जो भी हमारा टूल होगा वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कटर, यानी कि टूल के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है, कटर के अकॉर्डिंग, रेदर देन अकॉर्डिंग टू द टूल बीइंग यूज्ड, ना कि वैसे जैसे हम टूल को यूज करना चाहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि ऑफसेट का मतलब है अलाउंस। हमने क्या करना है, अलाउंस देना, किसके बीच में, जॉब और जो हमारा टूल होगा उसके बीच में अलाउंस देना। और उसमें आगे बोला है कि अगर हम सीएनसी मशीन में जब पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस दौरान अगर हम ऑफसेट वैल्यू सेट नहीं करते टूल की, तो टूल विल मूव अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो टूल हमारा कैसे घूमेगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द कटर, जैसा हमारा कटर का सेंटर पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग वो टूल क्या करेगा, मूव करेगा। टूल क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन ठीक है, मूव करेगा, ना कि वैसे जैसे हम टूल को यूज्ड करना चाहते हैं, ना कि वैसे जैसे हम टूल को यूज्ड करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर हमने ऑफसेट वैल्यू को सेट नहीं किया है, अगर हमने ऑफसेट वैल्यू को सेट नहीं किया है टूल की, तो जो हमारा टूल होगा वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ कटर, यानी कि जो टूल का पॉइंट है, जो टूल का सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, ना कि वैसे जैसे हम टूल को करवाना चाहते हैं मूव। तो ये है ऑफसेट, टूल ऑफसेट, ठीक है, कि ऑफसेट का मतलब है अलाउंस मेड करना, अलाउंस बनाना, इसके बीच में हमारा जो वर्क पीस है और जो हमारा टूल होगा, कटर होगा, उसके बीच में। उसके अलावा इसमें बोला है क्या कि अगर हम ऑफसेट वैल्यू टूल की सेट नहीं करते तो हमारा जो टूल मूव करेगा वो अकॉर्डिंग टू किसके मूव करेगा, कटर के, कटर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, ना कि वैसे जैसे हम टूल को यूज करना चाहते हैं, ना कि वैसे जैसे हम टूल को मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही पॉइंट लिखेंगे हम कि द वर्ड ऑफसेट रेफर टू द अलाउंस मेड बाय द सीएनसी मशीन, ठीक है। द वर्ड हम क्या लिखेंगे, द वर्ड ऑफसेट रेफर टू द अलाउंस मेड बाय द सीएनसी मशीन। और लास्ट में बस वही, इफ द ऑफसेट वैल्यू ऑफ टूल इज नॉट सेट, द टूल विल मूव अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कटर रेदर देन अकॉर्डिंग टू द टूल बीइंग यूज्ड, ना कि वैसे जैसे हमने टूल को यूज किया। तो ये आ जाएगा टूल ऑफसेट में, ठीक है, टूल ऑफसेट में। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, टूल ऑफसेट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, कटर रेडियस कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कटर रेडियस, ठीक है, कटर रेडियस कंपनसेशन, कटर रेडियस कंपनसेशन, ठीक है, COMPENSATION कंपनसेशन, ठीक है। तो देखो क्या है कंपनसेशन, कि जब भी हम इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम सीएनसी मशीन के अंदर हमारा जो प्रोग्रामर होता है वो पार्ट प्रोग्रामिंग करता है, तो वो अकॉर्डिंग टू कटर पाथ, वो रेफरेंस जो लेता है, वो प्रोग्रामिंग की रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग लेता है, कि हमारा जो कटर है वो कटर किस पाथ पे चलेगा, हमारे जो कटर का पाथ है, जो हमारा कटर रोटेट करेगा या रेसिप्रोकेट करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसका पाथ क्या है। तो वो पाथ को मायने रखते हमेशा प्रोग्रामर क्या करता है, पार्ट प्रोग्रामिंग करता है। तो हमने ये लिखा कि इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग इज डेवलप्ड फॉर द cutter path reference to the center of the cutter rather than point of the periphery where the actual cutting takes place। कि जब भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन करता है, जो हमारा प्रोग्रामर होता है, जब भी वो पार्ट प्रोग्रामिंग करता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, वो इसको बनाता है, वो करता है कटर के, ठीक है, वो करता है कटर पाथ के अकॉर्डिंग, कटर पाथ, ठीक है, वो भी कटर पाथ कौन सा, सेंटर पॉइंट, कटर पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ कटर, सेंटर ऑफ कटर, ठीक है, रेदर देन
ठीक है, rather than the point on where actual cutting, rather than the point on which actual cutting take place, actual cutting take place, ना कि उसके अकॉर्डिंग जहां पे हमने कटिंग करनी है, जिस पेरिफेरी पे हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। ठीक है, तो कटर रेडियस कंपनसेशन में क्या है, कटर रेडियस कंपनसेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी हम इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, या इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द कटर पाथ। जो हमारा कटर का पाथ होगा, यानी कि सेंटर पॉइंट होगा कटर का, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ना कि हम पॉइंट ऑन द पेरिफेरी विच एक्चुअल कटिंग टेक प्लेस, ना कि हम वैसे जहां पर एक्चुअल कटिंग क्या हो रही है, टेक प्लेस, यानी कि जहां पे हम एक्चुअल कटिंग करना चाहते हैं वर्कपीस के, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम करेंगे कटर पाथ के अकॉर्डिंग, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो भी किसके, कटर के सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, ना कि हम उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, अपनी एक्चुअल कटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअल कटिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में कटिंग करते हैं, तब क्या होता है कि बट व्हेन एक्चुअल कट मशीनिंग इज डन देन कटर इज स्मॉलर डायमीटर। जब भी हम एक्चुअल कटिंग करते हैं तो जो हमारा कटर होता है, कटर क्या होगा, कटर होगा हमारा स्मॉल डायमीटर का, यानी कि स्मॉलर डायमीटर का। कटर हमारा क्या होता है, जब हम एक्चुअल कटिंग करते हैं, जब हमारा कटर होता है स्मॉलर डायमीटर का, तो वो वर्कपीस का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है लार्ज। ठीक है, वर्कपीस में क्या आ जाता है, वर्कपीस का जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है लार्जर। वर्कपीस का क्या हो जाता है, लार्जर। ठीक है, मतलब कि when actual machining is done then cutter is smaller diameter used, कि जब हम एक्चुअल कटिंग करते हैं तो तब हम जो कटर यूज करते हैं वो स्मॉलर डायमीटर, यानी कि स्मॉल डायमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जो उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है लार्ज वर्कपीस। वो हमें क्या मिलता है, लार्जर वर्कपीस। इसी प्रकार जब हम यूज करते हैं कटर लार्ज डायमीटर का, जब हम यूज करते हैं लार्ज डायमीटर का, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमें जो वर्कपीस मिलता है वो मिलता है हमें स्मॉल डायमीटर का, वो हमें मिलेगा स्मॉल डायमीटर का। ठीक है, स्मॉलर वर्कपीस। तो ये हमने बात की कटर रेडियस कंपनसेशन में हमने क्या बात की कि जब भी हम इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द कटर पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ द कटर, कि जो कटर का सेंटर पॉइंट है, जो कटर का जो पाथ है, किस पॉइंट पे पाथ पे कटर हमारा चल रहा है, रोटेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसके बाद कटर का जो सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियल पार्ट प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं, ना कि हम उस पॉइंट को मेजर करते हैं, उस पॉइंट को देखते हैं जिस पॉइंट पे एक्चुअल कटिंग हो रही है। इसके अलावा जब भी हम एक्चुअल कटिंग करते हैं तो उस दौरान अगर हम स्मॉलर डायमीटर का कटर यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट में वर्कपीस लार्जर मिलता है, और अगर हम लार्जर डायमीटर का कटर यूज करते हैं तो रिजल्ट में वर्कपीस क्या मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। जो वर्कपीस क्या मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। तो ये हमने आज बात की किसके बारे में, पार्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर में कैनेट साइकिल के बारे में, कि कैनेट साइकिल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सब रूटीन के बारे में, डू लूप्स के बारे में, और अभी बात की हमने टूल ऑफसेट और कटर रेडियस कंपनसेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि टूल वियर कंपनसेशन क्या होती है, टूल वियर कंपनसेशन क्या होती है। इसके अलावा हमारे जी कोड क्या होते हैं, कि G00 किस लिए यूज करते हैं, G05 किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद एम कोड होते हैं, एम कोड किस लिए करते हैं। आपको पता है जी कोड हम करते थे किसके लिए करते थे, प्रिपेरेटरी जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वहां पे हम जी कोड करते थे। इसके अलावा जो हमारे मिसलेनियस वर्ड होते थे वहां पे हम एम वर्ड का यानी कि एम कोड का यूज करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।